हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। नमस्कार। देश में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बीते कुछ सालों में एक तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए एक नोडल एजेंसी है जिसकी अहम भूमिका है, लेकिन इसके साथ अन्य संबंधित एजेंसियां भी सक्रिय हैं। इस कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करेंगे जो आम जनता के साथ साथ सेना के जवानों के लिए भी प्राकृतिक शत्रु की शक्ल में उनके सामने आता है। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं हिमस्खलन यानी एवलांच की। जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है और बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें खिसक जाती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं, इसी को एवलांच यानी हिमस्खलन कहते हैं। इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे अपने साथ ले जाते हैं। हिमालय की गोद में बसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत उत्तर पूर्व के इलाकों में भी वक्त वक्त पर यहां बसे लोगों को कुदरत के इस कहर का सामना करना पड़ता है। इस दानव से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले ये बर्फीले तूफान प्राकृतिक तौर पर भी आते हैं और इंसानी गतिविधि भी इसकी वजह बन सकती है। कुछ वजहों पे नजर डालते हैं। वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से हिमस्खलन होते हैं? भारी हिमपात यानी कि हेवी स्नोफॉल एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भूस्खलन होते हैं। हवा की दिशा जो होती है, तेज हवा चलती है या बहती है तो पहाड़ों के ऊपरी खड़ी में ढलान को ट्रिगर कर सकती है, जिसकी वजह से हिमस्खलन या एवलांच होता है। बर्फबारी के कारण पहाड़ों के ढलान पर बर्फ की परत बन जाती है, ये एक कारण होता है। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी हिमस्खलन होता है। ज्यादा तापमान की वजह से परत दर परत जमी बर्फ की सतह पिघल जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। भूकंप एक वो कारण है जो परत दर परत जमी बर्फ को ट्रिगर करता है। ऐसे में हिमस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। वहीं जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकास गतिविधियां पहाड़ों तक पहुंच गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वनों की कटाई भी यानी कि डिफॉरेस्टेशन भी एक बड़ा कारण है हिमस्खलन का। और शीतकालीन खेल जो विंटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे स्कीइंग, स्नोमोबाइल, ये सब जो कारण हैं ये भी बहुत ज्यादा हिमस्खलन को प्रभावित करते हैं, एक बड़ा कारण होते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिमस्खलन से बचाव के लिए, इस प्राकृतिक आपदा से इसके नुकसान को कम करने के लिए जो नोडल एजेंसीज इसके साथ रिसर्च कर रही हैं और खासकर एनडीएमए ने अभी तक किस तरह के प्रयास किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब। अता हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सदस्य एनडीएमए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जुड़ रहे हैं, निदेशक है हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान सासे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो चंडीगढ़ में है, उनसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कर्नल अमित बिष्ट जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल हैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी के। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अता हसनैन साहब आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि एनडीएमए की भूमिका, साथ ही साथ पिछले इतने सालों में ये एक ऐसा प्राकृतिक आपदा रही है जो आम जनता के साथ साथ सेना के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में आती है। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर अभी तक किस तरह के इंतजाम, किस तरह की तैयारियां की गई हैं बीते कुछ सालों में निपटने के लिए? क्योंकि हाल के अगर हम 80 के दशक के बाद से लेकर अभी तक बात करें तो तकरीबन कह सकते हैं 1000 जवानों की जान जा चुकी है हिमस्खलन जैसी दुर्घटनाओं में। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं बड़ा खुश हूं कि आपके इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सका, क्योंकि मैं खुद से फौज का हूं और इसलिए ये सब्जेक्ट जो है दिल के बहुत करीब है। जहां तक एनडीएमए का सवाल है, एनडीएमए एक नेशनल अथॉरिटी है जिसका काम है कि किस तरह से वो इस तरह की आपदा के बारे में हर वक्त अवेयर रहे और कैसे वो कम्युनिटीज को, जो लोग इसके चपेट में शायद आ जाएं, उनको कैसे पूरे वक्त उनको कैसे अवेयर रखें, ये ज्यादातर काम हमारा होता है। और साथ में वो एजेंसीज जो इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं, उनके रिसर्च का जो असर है, जो रिसर्च का जो आउटपुट है, वो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर कम्युनिटी पर
पब्लिक तक पहुंचाया जाए। अब ये आमतौर पे ऐसे दूर दराज इलाकों में ये होता है कि पब्लिक की नजर वहां पर कम होती है। अब आप देखें सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह जहां 2016 के शुरू साल में एक ऐसा जबरदस्त अवलांच आया था जिसमें 10 जवान जो थे वो इसके नीचे बरी हो गए थे और उनको निकालते निकालते कितना वक्त लगा और कैसे वो दूर दराज इलाके में किस तरह से राहत पहुंचाई। तो ये चीजें बड़ी एक चुनौती होती है। एनडीएमए का काम है कि सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजीज जो दुनिया की हैं उनके बारे में पता करना, उनको सामने लाना और कैपेसिटी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करें ताकि जब ऐसी आपदा आए तो हमारे पूरे साधन हो उस वक्त एनडीआरएफ के पास हो, आर्मी के पास हो, जहां पर भी हो, जहां जो भी इसके लिए राहत पहुंचा रहा है उनके पास हो। मिसाल के तौर पे स्नो डॉग्स, एवलांच डॉग्स चाहिए आपको जो नीचे से सूंघ कर निकाल सकते हैं कि कहां पर कोई जीवित जो है वो दबा हुआ है। और हेलीकॉप्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि आमतौर पर ऐसे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में सड़कें कम होती हैं, हेलीकॉप्टर से ही राहत वहां पहुंचाई जाती है, रेस्क्यू का काम किया जाता है। आइस कटर्स चाहिए होते हैं आपको, पावर बहुत कम होता है तो इसके लिए हाई क्वालिटी जनरेटर्स के सिस्टम चाहिए होते हैं। तो इन तरह की चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये आमतौर पे कुछ नोडल जगहों पर इसको बनाकर वहां पर रखा जाता है और हमारे ट्रेन्ड मैन पावर इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आमतौर पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो गुलमर्ग में है हमारा, वहां पर ज्यादातर ट्रेनिंग होती है। हालांकि 3 बड़े आला दर्जे के इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो दार्जिलिंग में है, और गुलमर्ग का हमारा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो खुद है। और आखिरी में मैं समझूंगा सासे जो स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, जो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं मगर वो जबरदस्त रिसर्च करता है, जो खबरें वो देता है। हमारा काम है एनडीएमए का सेंसिटाइज करना लोगों को कि उनकी खबर जो वो खबर दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उसको जल्द से जल्द आगे तक पहुंचाना और उसको एक क्रेडिबल तौर पर लोगों के पास देकर और उसके ऊपर अमल करना। जी, अब डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नो एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, इसका डीआरडीओ के तहत इसका गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ था, पर्वतारोही क्षेत्रों में हिमस्खलन के पूर्वानुमान, कृत्रिम ट्रिगरिंग और स्ट्रक्चरल कंट्रोल को लेकर। डॉक्टर नरेश आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिशा में किस तरह की उपलब्धियां भी कह सकते हैं और कितनी दूर तक का सफर हमने तय किया। सबसे पहले नमस्कार। स्नो जैसा आपने अभी बताया, ये एवलांचेस जो हैं, व्हेन स्नो मास मूव्स डाउन स्लोप दैट इज एवलांच, तो हमने इस पिछले कई सालों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे सबसे पहले तो किसी भी हैजार्ड को टैकल करने के लिए हैजार्ड मैपिंग की जरूरत होती है। तो इंडिया में इस तरह से जो डीआरडीओ के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम कर रही है। और हमने पैन इंडिया, वेस्टर्न हिमालय से लेकर ईस्टर्न हिमालय तक ज्यादातर वो एवलांच साइट्स जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं, हमारे डिप्लॉयमेंट और फैसिलिटीज को अफेक्ट करती हैं, उनको मैप किया है। और उसके बाद सेकंड स्टेज जो आती है वो है फोरकास्टिंग मॉडल्स। तो सासे ने कई फोरकास्टिंग मॉडल्स डेवलप किए हैं और जो कंटिन्यूअसली एक इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के थ्रू जाते रहते हैं, बिकॉज ये फोरकास्ट मॉडल्स स्टैटिस्टिकल होते हैं जो पुराने डाटा के आधार पर काम करते हैं। और इसलिए जैसे डाटा नया आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग प्रोसेस से ये धीरे धीरे इम्प्रूव होते रहते हैं। तो हमने कई फोरकास्ट मॉडल डेवलप किए हैं, पर फोरकास्ट से आप सिर्फ ह्यूमन लाइफ को रिस्क को कम कर सकते हैं। जो फैसिलिटीज या इंस्टॉलेशंस हैं उसके रिस्क को हम कम नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए फिर जरूरी होता है स्ट्रक्चरल कंट्रोल ऑफ एवलांचेस। जो हमारी फैसिलिटीज हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, रोड्स हैं, उनके लिए हमें कई जगहों पर स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और वो हमने काफी इस देश में इंडिया में कई जगह इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगाए हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा, बद्रीनाथ में हमने 80s में श्री बद्रीनाथ साइन के प्रोटेक्शन के लिए 3 स्ट्रक्चर्स लगाए थे जो अभी भी वहाँ हैं। इस तरह के बहुत सारी जगहों पर हमने एवलांच कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्लान किए हैं, कंसेप्चुलाइज किए हैं और एग्जीक्यूट किए हैं। और एक और तरीका है जिसे हम एवलांच आर्टिफिशियल ट्रिगरिंग ऑफ एवलांचेस या कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एवलांचेस कहते हैं। उसमें जो पोटेंशियल रिलीज एरियाज हैं उनमें हम एक्सप्लोजिव डिटोनेट करके जो अनस्टेबल मास है उसको नीचे लाते हैं, सो दैट रिस्क जो है वो अवॉइड हो सके।
तो ये हमारी कई उपलब्धियां हैं। जहाँ तक हमारा जो जनरल पब्लिक के साथ वो है एंगेजमेंट है, उसमें हम ये जो एवलांच फोरकास्टिंग बुलेटिन्स हैं वो अपने जो रेगुलर यूजर हैं आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके अलावा एनडीएमए, एसडीएमए और कई डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीज को डायरेक्टली देते हैं, सो दैट इसका डिसेमिनेशन पब्लिक में फास्टर तरीके से हो सके। डॉक्टर नरेश, एवलांच को एक तरह से चिन्हित करने के लिहाज से, उन खतरों को चिन्हित, उन इलाकों को चिन्हित करने के लिहाज से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा एक तरह से इसके खतरे के दायरे में आता है, और वहां क्या किया जाना बाकी है जिसमें कि जन समुदाय की भी जरूरत होती है? जी हाँ, सबसे ज्यादा एवलांच की प्रॉब्लम अगर आज की तारीख में हम देखें तो ये JNK, यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख, इन इलाकों में सबसे ज्यादा है, और हिमाचल में भी काफी हद तक है। इस साल से हम अपने ऑपरेशन सिक्किम में हमने शुरू किए, वहां भी कुछ हद तक नॉर्दर्न सिक्किम में एवलांच की प्रॉब्लम है। तो इन जगहों के लिए हमने एवलांच फोरकास्ट मॉडल्स डेवलप किए हैं। हम एवलांच फोरकास्टिंग पिछले करीब 40 साल से कर रहे हैं, पर एवलांच फोरकास्टिंग जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक तरीका है, इसलिए उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, और इसमें हमें फीडबैक और पास डाटा वगैरह की जरूरत होती है। इसलिए ये मॉडल्स कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये हम एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एवलांच फोरकास्ट में अचीव करेंगे। जो इसके अलावा एवलांचेस के अलावा भी स्नो एंड एवलांच, स्नो बाउंड एरियाज में कुछ और डैमेजेस होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे स्नो लोड जो है, स्नोफॉल होता है, वो रूफ पे स्नो जो पड़ती है, उसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं, बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं। तो उस दिशा में भी हमने एक काम किया है जो पैन इंडिया सबको हेल्प करेगा। एक स्नो लोड मैप हमने पूरी कंट्री के लिए तैयार किया है, जिसे हमने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को दिया है। वो वहाँ पर उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, और जल्दी ही मैं समझता हूँ ये स्नो लोड मैप IS 875 जो कोड है हमारा बिल्डिंग डिजाइन के लिए, लोडिंग के लिए, उसका हिस्सा बन जाएगा, और ये एक बेसिस बन जाएगा उन सब डिजाइनर्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं स्नो बाउंड एरियाज में, जिससे ये जो डैमेज हर साल होता है वो अवॉइड हो सकेगा। या अब अतेश नंद साहब, जिस तरह से डॉक्टर नरेश बता रहे हैं कि फोरकास्टिंग के बाद से जो मदद मिलनी चाहिए, खासकर उन एजेंसियों को जो इसके बाद के खतरे की रोकथाम पे जो काम करते हैं, नुकसान कम करने के लिए काम करते हैं, उसमें NDMA की बड़ी भूमिका होती है। तो किस तरह से फोरकास्टिंग के बाद NDMA की भूमिका शुरू होती है? जी, ये बेशक ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दूर दराज के इलाकों में आमतौर पर होता है, और बिल्कुल सही अभी आपको डॉक्टर नरेश साहब भी ये बताया कि जम्मू कश्मीर में जैसे खास तौर पे जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां पर ये होता है। वहां कम्युनिकेशंस बहुत कमजोर हैं बर्फ के कारण, इसके वजह से, और क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है वहां मोबाइल कनेक्टिविटी और ऐसी चीजें भी कम होती हैं। तो इसके ऊपर अभी जोर दिया जा रहा है कि कैसे मोबाइल कनेक्टिविटी, किस तरीके से कम्युनिकेशंस जो है उनको इंप्रूव किया जाए, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है, हम आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक तो बहुत आसानी से, तहसील तक बहुत आसानी से खबर पहुंच जाती है, मगर वहां से इसकी वार्निंग देना और वक्त पे वार्निंग देना, ये आमतौर पे प्रॉब्लम होता है जी। इसके लिए मैं समझता हूं कि कम्युनिटी रेडियो सिस्टम्स जो हैं, हैम रेडियो जो हैं, रेडियो नेटवर्क्स जो हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल इस वक्त करना चाहिए और करना पड़ेगा। जैसे जैसे और हम आगे बढ़ते जाते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर जो है और इलाकों में लगने लगेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो है एक्सेस जो है इन इलाकों के लिए वो ज्यादा आसान हो जाएगा, और लोगों के पास तिला जो है सूचना वो जल्दी से दिला पाएंगे। मगर ये प्रॉब्लम सिर्फ जो है पब्लिक का नहीं, ये प्रॉब्लम आर्मी का भी बहुत हद तक होता है, प्रॉब्लम ITBP का बहुत ज्यादा होता है ये, क्योंकि इसकी खबरें जो है आमतौर पे हेडक्वार्टर तक तो पहुंच जाती हैं, मगर बहुत दफे कम्युनिकेशन जो है आर्मी के अंदर भी, ITBP के अंदर भी कम्युनिकेशंस ब्रेक हो जाते हैं। तो उस हालत में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि कैसे लोगों को बताया जाए कि उनका इलाका जो है उसमें भारी बर्फबारी होने वाली है या एवलांच की संभावना है उस इलाके में। तो ये बहुत बड़ी जो है चुनौती होती है। इसको आर्मी अपने ही तरीकों से, अपने सूचना देने के तरीकों से
दूर करती है। रिले सिस्टम्स होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से कोशिश की जाती है लोगों को भेजकर और वहां से सिग्नलिंग करके, तो अपने अपने तरीके इस तरह से होते हैं, मगर बेशक ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इन इलाकों में। जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उन कारणों की भी, क्योंकि जिस तरह से हमारे मेहमान डॉक्टर नरेश ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहुत ज्यादा प्रोन है हिमस्खलन को लेकर। विकास एक ऐसी एक तरह से लगातार निरंतर प्रक्रिया है जो अनिवार्य भी है तमाम इलाकों के लिए। तो ऐसे में वो कौन सी तमाम सावधानियां हैं जिनको बरता जाए इस तरह से आगे बढ़ते हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी विषय पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपदा का सामना में। आज हम बात कर रहे हैं हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से किस तरह से निपटा जाए, क्या तैयारियां हैं देश की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एनजीएमए सदस्य सैयद अता हसनैन साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। डॉक्टर नरेश, आपके पास आना चाहेंगे। मशीनों और विस्फोटकों द्वारा जो निर्मित कंपन होता है वो भी एक बड़ा कारण है हिमस्खलन का। जब हम बात जम्मू कश्मीर लद्दाख की करते हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर एक तरह से विकास हो ही रहा है, बुनियादी ढांचे का विकास बहुत ज्यादा अहम है और उन विकास के लिए पहाड़ों के बीच दरारें पड़ेंगी और आने वाले समय में अगर ये बड़ा कारण है तो ये कहीं ना कहीं वो कारण भी बनता है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? जहाँ तक ये विकास के लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन और इन चीजों से है, मैं समझता हूँ इनका बहुत ज्यादा रिलेशन एवलांच ऑकरेंस से नहीं है। जो हम बात कर रहे थे कंट्रोल रिलीज की, वो कुछ जो एरियाज एवलांच पाथ में होते हैं जहाँ जो पोटेंशियल रिलीज एरिया हम बोलते हैं या फॉर्मेशन जोन, इनिशिएटिंग जोन्स बोलते हैं, वहाँ हम डेलिबरेटली जब एक्सप्लोजिव डेटोनेट करते हैं तब उस मास को डिसलॉज करके या डिस्टेबलाइज करके हम नीचे लाते हैं। पर जो ये नॉर्मल एक्टिविटी आपकी जो डेवलपमेंट की हो रही है, उससे एवलांच एक्टिविटी को भी बहुत ज्यादा उसमें कोई इंक्रीज या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। पर उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा, जनरल हसनैन ने जो एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जो कम्युनिकेशन, जो हमारी वार्निंग्स होती हैं वो हर आदमी तक दूर दराज तक पहुंच सके, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। और कई काम एनडीएमए के उसमें नेतृत्व में हो रहे हैं, जो गगन वगैरह इस तरह की जो स्कीम है, अलर्ट, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल्स वगैरह जो बन रहे हैं, उससे आई थिंक काफी हद तक ये समस्या आने वाले दिनों में सॉल्व हो सकेगी। जो क्षेत्र कनेक्टेड नहीं है बाकी मीन्स से, उनको डिफरेंट सैटेलाइट वगैरह के थ्रू हम वार्निंग डिसमिनेट कर पाएंगे। जो एक और आपने भी सवाल किया था, प्रिकॉशंस जो है एवलांच के टाइम पे क्या क्या लेनी चाहिए लोगों को। आमतौर पे देखा गया है कि जब हैवी स्नोफॉल होता है, लोग घर से बाहर निकलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, एक्सकर्शन के लिए, तो जो एवलांच वार्निंग में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं प्रिकॉशन, जो हाई एवलांच वार्निंग लेवल होते हैं उसमें मूवमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। तो ये अवेयरनेस अगर हम पब्लिक में क्रिएट कर सकें और लोग उसको फॉलो करें तो काफी हद तक जान की जो लाइफ की लॉस होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। जी, अता हसनैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अमित बिष्ट भी। कर्नल अमित बिष्ट, आपसे
अतः स्नैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी डॉक्टर नरेश ने बताया कि कम्युनिकेशन एक बड़ी चुनौती उनके लिए भी है, तो जब हम एसडीएमए के साथ इस एक तरह से ये तीनों एजेंसियां बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एनडीएमए, एसडीएमए और वो संस्थाएं जो इस दिशा में शोध कर रही हैं, जो रास्ते निकाल रही हैं कि कैसे लोगों तक उस कम्युनिकेशन को पहुंचाया जाए, वो चेतावनियां पहुंचे जिससे कि एहतियात बरते जाए। ऐसे में एसडीएमए की भूमिका और राज्य सरकारों की भूमिका आपको कैसी लगती है कि किस तरह का सहयोग रहता है? देखिए, कोशिशें तो एसडीएमए की और राज्य सरकारों की आपदा के किसी भी मामले में बेहद ज्यादा होती हैं और बहुत बेशुमार काम इसके ऊपर होता है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये जान का सवाल है, ये माल का सवाल है, लोगों के रोजी रोटी का सवाल है। तो इसलिए राज्य सरकार और एसडीएमए सभी इसमें बहुत जुट के रहते हैं। मगर एक बहुत अहम चीज जो है इसके अंदर वो है कि साल के आखिर में, या मतलब आप समझिए कि सर्दी के मौसम से पहले, शुरुआत होते पहले इसकी अगर तैयारी की जाए। हम आर्मी के अंदर एक बहुत जबरदस्त काम करते हैं कि विंटर प्रिकॉशंस का एक पूरा इंस्ट्रक्शन निकालते हैं विंटर के लिए, पूरी सर्दी के मौसम के लिए, जिसके अंदर पूरे वो इलाके जहां पर हमको सासे ने, एसएसी ने हमको दिया हुआ है, खबर दी है, मैपिंग की है, उन इलाकों के बारे में खबर पहुंचाना, वल्नरेबिलिटी बताना कि ये इलाके हैं, और ये वार्निंग्स देना, एजुकेशन और ट्रेनिंग करना। जो डॉक्टर नरेश ने कहा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हर जगह पब्लिक को अवेयर करना कि देखिए, अगर आपको एवलांच प्रोन इलाके में हरकत करनी है तो हरकत ज्यादातर सुबह 8 बजे के से पहले कर लीजिए। उसके बाद जैसे रोशनी होती है, जैसे सूरज निकलता है, तो आमतौर पे बर्फ थोड़ा पिघलने लगती है और वो वक्त होते हैं जब एवलांच ज्यादा आते हैं। ये एक छोटा सा आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है इसका। तो ये अवेयरनेस चीजें बहुत जरूरी होती है। हालांकि कम्युनिटी जो होती है ग्राउंड के ऊपर, ज्यादातर लोग जानते हैं, मगर बहुत जगहों पर ये होता है कि टूरिस्ट पहुंच गए वहां पर, कोई नए लोग आ गए, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी चीज है। हसनैन साहब, कर्नल अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। कर्नल अमित, ग्लेशियर और जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं, जब वहां पर चढ़ाई की जाती है तो आम जनता के लिए, कॉमन मैन के लिए वो क्या चैलेंजेस, वो क्या चुनौतियां और समस्याएं सामने आती हैं? सर्वप्रथम जय हिंद। मैं कर्नल अमित बिष्ट हूँ और प्रिंसिपल एनआईएम पिछले 2 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एनआईएम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, 1965 से यहाँ उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड से भी जो ट्रेनी हैं उनको ट्रेनिंग देना आपदा में काफी बड़ा एक रोल निभा चुका है। वहाँ पर जो इनिशियली रिस्टोरेशन थी 3 to 4 years, एनआईएम की पूरी टीम वहाँ पर लगी रही और जो छोटे स्पैन में केदारनाथ रिस्टोरेशन को 2 साल में कंप्लीट किया। इससे पहले कि मैं आपको एवलांच और इसके बारे में, माउंटेनियरिंग है वो बहुत सेफ है अगर एडिक्वेट ट्रेनिंग और प्रिकॉशन लें। जैसे कि अगर हम 7500 मीटर से कम के पहाड़ों में जा रहे हैं तो एडिक्वेट ट्रेनिंग, प्रिकॉशन, वेदर फोरकास्ट ये काफी हेल्प करता है फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ द एक्सपीडिशन। बट जैसे इफ यू आर एंटरिंग माउंटेन, तो एनीथिंग जो भी हम काम कर रहे हैं वो माउंटेनिंग से कनेक्टेड है। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो जैसे हाई ऑल्टीट्यूड और जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे ही कई तरह की हमको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, चाहे वो एक्लिमेटाइजेशन से शुरू हो जाए। जैसे मेरे को सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने अभी एनआईएम में प्रिंसिपल हूँ, उससे पहले मैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में 3 साल इंस्ट्रक्टर था। तो वहाँ पर हमने काफी प्रैक्टिकली काफी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करे ग्राउंड पर। तो जैसे हम आर्मी में तो हमारा बड़ा एक प्रॉपर एक रूटीन होता है कि जैसे 6 days फर्स्ट स्टेज, 4 days सेकंड स्टेज एंड 4 days अगेन थर्ड स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। पर जब जो हमारे सिविलियन और माउंटेनियर आते हैं तो उनके पास शायद टाइम की शॉर्टेज होती है, तो वो इस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे सबसे बड़ी चैलेंज होता है एक्लिमेटाइजेशन का शेड्यूल को फॉलो कर पाना। और उसके अलावा जो हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, कोल्ड इंजरीज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, रेन, एक्सट्रीम विंड्स, एवलांच, ये सारी की सारी जो चैलेंजेस हैं वो माउंटेनिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन एनआईएम में जो हम इनको ट्रेनिंग करवाते हैं, 20 days का बेसिक कोर्स है, 28 days का एडवांस कोर्स, उसके बाद सर्च एंड
रेस्क्यू मेथड और इंस्ट्रक्शन। तो इन कोर्सेज के बाद हम काफी कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो स्टूडेंट माउंटेन्स में जा रहा है उसको थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट के बारे में ज्ञान है। और जो मेन जो हम चैलेंज फेस करते हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होता है वो होता है एवलांच। तो एवलांच को हम इनको काफी ड्रिल सिखाते हैं, जैसे भी डॉक्टर नरेश ने बताया कि मॉर्निंग के ये हमारी जो इनिशियली 7 days हमारी क्लासेस होती हैं टोटल विच इज ऑन थ्योरी एंड मेडिकल। उसमें हम सब उनको सिखाते हैं कि कैसे 72 hours तक व्हेन स्नोफॉल इज मोर देन 1 feet उसको नहीं करना है, अवॉइड करना है। और हम उनको बताते हैं कि जैसे 25 डिग्री से कम के स्लोप पे एवलांच के चांसेस कम होते हैं, 60 डिग्री के और 65 डिग्री से ऊपर फिर कम हो जाते हैं, लेकिन जो 25 से 65 डिग्री का स्लोप है उसमें चांसेस ऑफ एवलांच आर मैक्सिमम। जैसे आर्मी के अंदर तो हम सिखाते हैं कि जो एवलांच है उसको कैसे आर्टिफिशियली ट्रिगर करें, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, रॉकेट लॉन्चर फायर। डॉक्टर नरेश, मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा अभ्यस्त, जानकार और एक तरह से इन तमाम अनुभवों से लैस होते होंगे जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या एवलांच उतनी ही बड़ी समस्या आज भी है और उतना ही कठिन इससे निपटना लगता होगा जितना मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को लगता है? क्या सोचकर मैं उसके मनोवैज्ञानिक असर की भी बात कर रही हूं, इसलिए कि 2016 में जो घटना हुई थी जिसमें मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हुए थे, क्या उसकी फोरकास्टिंग हो पाई थी इस एवलांच की? और अगर नहीं तो फिर उससे क्या सीख ली गई? जी हाँ, ये जो 2016 की घटना है जो सियाचिन ग्लेशियर के पास हुई थी, वो एक्चुअली एक आइस वॉल कोलैप्स था, तो वो भी आइस एवलांच ही कहलाएगा। बट उस तरह के जो आइस वॉल कोलैप्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जनरली हमारा उस सभी एरियाज में जो भी एवलांच एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें ज्यादातर केसेस में एवलांच वार्निंग होती है, लो या मीडियम वगैरह होती है, पर आर्मी के लिए कई बार मूव करना बहुत जरूरी हो जाता है इवन वार्निंग जब होती है। और कुछ डिलेड एक्शन एवलांच होते हैं जो एक लिमिटेशन है, आज भी उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वी ट्राई दैट। तो ये जो घटना 16 में हुई थी वो एक अनफॉर्चुनेट घटना थी जिसमें आइस वॉल कोलैप्स हुआ था, तो उस तरह की घटनाओं को प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर भी हम प्रयास करते हैं, जो हम सासे से हमारे लोग रूट्स फाइनलाइज करने में जो हेल्प करते हैं सो दैट एवलांचेस वगैरह मिनिमम हो, उसमें उस तरह की घटनाएं, उस तरह की सिचुएशन जहां आइस वॉल कोलैप्स या कोई और डिचेज वगैरह या क्रेवेसेस हों वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं, उसको हम ध्यान रखते हैं। जहां तक आपने कहा साइकोलॉजिकल लेवल पे जो प्लेन्स में लोग रहते हैं उनका प्रिपेयर्डनेस, हिल्स में जो लोग रहते हैं उनके प्रिपेयर्डनेस लेवल से कम होता है, या जहां तक मैं समझता हूँ, मैं लाहौल स्पीति और स्नो बाउंड एरियाज में काफी समय तक रहा हूँ और मैंने महसूस किया कि जो लोकल लोग हैं वो काफी हद तक एवलांचेस से अवेयर हैं, प्रिपेयर्ड हैं और उनको ये पता भी होता है कि हमें कैसे उस सिचुएशन में डील करना है। और थोड़े एक्सीडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं, पर ये जो दूसरी जगहों से लोग आते हैं जो इस बात पे अवेयर नहीं होते, जैसे मैंने देखा हमारा एक सेंटर मनाली में है, तो मनाली से आगे जब स्नोफॉल होता है और हम एवलांच वार्निंग भी देते हैं मनाली से थोड़े आगे के लिए, काफी भीड़ में कई बार वहां देखता हूँ एक्सकर्शन के लिए, एडवेंचरिज्म की वजह से, तो उनको उतनी अवेयरनेस नहीं होती है और वो सबको अवेयर कराने का हमारा एक उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में अवेयर कराया जा सके। जब भी वो स्नो बाउंड एरिया में है एंड एवलांच वार्निंग अगर इन्फोर्स है तो वो क्या क्या प्रिकॉशन लें, बाहर न निकलें। जी डॉक्टर नरेश और अतः हसनैन साहब, इस कार्यक्रम का भी मुख्य मकसद यही है कि हालांकि इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह से बचा जाए, उसके नुकसान को कम किया जाए, तमाम एजेंसियां, नोडल एजेंसियां उस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन आम जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि इन तमाम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ एहतियात बरतने भी जरूरी है कि जिससे उस नुकसान को कम किया जाता है। अपने आज के कार्यक्रम में भी हमने दिखाया कि हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर मैदानी इलाके से लोग जा रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, इस कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट दिया गया है। उसको ध्यान रखें जब आप इन इलाकों की तरफ रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, डॉक्टर नरेश आपका भी, अतः हसनैन साहब आपका भी और कर्नल अमित आपका, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्राकृतिक आपदा से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन,
तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। आप देख रहे हैं डीडी कशिर। एहसास